आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइनर एक्ट का जो पेपर है वो कैसे सॉल्व करना है। तो ये है माइनर एक्ट का पेपर, तो ये हम इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो माइनर एक्ट का सब्जेक्ट है, माइनर एक्ट, उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनर एक्ट में कई बच्चों की सप्लियाँ आ जाती हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझे कहते थे कि मैम हम बाकी सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं बट हमसे माइनर एक्ट नहीं होता। क्योंकि ऑब्वियसली माइनर एक्ट में उनको जिस तरह की गाइड्स दी जाती हैं, अब गाइड्स में सारा कुछ जो डाटा आया होता है वो बेयर एक्ट से आया होता है, सही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो गाइड्स लेते हैं, जब उनको वो सारा डाटा बेयर एक्ट से मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं माइनर एक्ट के पेपर में। वो कहते हैं कि सारा कुछ तो सेक्शंस यानी कि बेयर एक्ट्स डाले गए, यानी कि सारा कुछ तो सेक्शंस डाला गया, हम याद कैसे रखेंगे, हमें किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करें। तो वो बेचारे क्या करते हैं, माइनर एक्ट की पूरी किताब याद कर लें जिसमें सारा कुछ बेयर एक्ट्स वाली जो चीज़ें हैं वो ज़ुबानी याद कर लेते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं, सही है। तो इस वीडियो में मैं ये कवर करूँगी कि ये जो 5 एक्ट्स हैं इनको कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और बेयर एक्ट से यानी कि जो आपको किताब पेपर में दी जाएगी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बेयर एक्ट से तैयारी नहीं करते बल्कि वो नॉर्मल जैसे वो पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहे होते हैं 1 से लेके 4 तक, तो बिल्कुल 5th ईयर में भी आके वो वैसे ही तैयारी करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, 5th ईयर में आप लोगों को बेयर एक्ट की किताब मिलेगी। यानी कि जब आप लोग पार्ट 5 में आएंगे पेपर्स देने के लिए, तो जिन जिन सब्जेक्ट्स में बेयर एक्ट की ऑप्शन मिलेगी उन सब में टीचर आप आएंगे क्लास में और कहेंगे कि किस स्टूडेंट को बेयर एक्ट चाहिए। तो आपने कहना है कि येस मुझे बेयर एक्ट चाहिए, तो टीचर आपको बेयर एक्ट दे देंगी। आपने वो बेयर एक्ट की ये वाली किताब अपने पास रखनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करना सिखाऊंगी इसी किताब से। और उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड होंगी जो आपको याद रखनी होगी, सिर्फ वो बताऊंगी। यानी कि माइनर एक्ट में थोड़ी सी भी तैयारी में आप किस तरह से 67 या 68 तक मार्क्स ले सकते हैं, वो सारा मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। क्योंकि ये मेथड मैंने खुद भी अप्लाई किया, यानी कि जब मैं खुद भी पेपर दे रही थी माइनर एक्ट का, तो यही मेथड जो मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगी वो आप लोगों के बहुत काम आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस कैमरे को एक जगह एडजस्ट कर लूँ। तो हमारे पास यहाँ पे माइनर एक्ट का पेपर है एनुअल 2024 का। मैं इसको क्लोज करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये हमारे पास एनुअल 2024 का पेपर है, सही है। तो ये अब हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें मैं आपको यूज़ ऑफ बेयर एक्ट सिखाती हूँ, कैसे यूज़ करना है। कि आपने इस तरह से यहाँ पे ये सारे एक्ट्स लिखे होंगे, सही है। यहाँ पे आप देखें हमने 5 एक्ट्स ही करना है बट इस किताब में 6 एक्ट्स लिखे होंगे। यानी कि इस किताब में ये जो आखिरी वाला एक्ट होगा, द वेस्ट पाकिस्तान अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, ये आपको अटैम्प्ट नहीं करना, ये सिर्फ बुक में मौजूद होगा, ये आपने लिखना नहीं है। आपने सिर्फ जो कुछ भी करना है इन 5 एक्ट के अंदर से ही करना है अटैम्प्ट, ठीक है। वीडियो के स्टार्ट पे आपने देखा होगा कि मैं प्रिंट्स ले रही थी। अब ये जो प्रिंट्स हैं इनमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये बेसिकली एक्ट्स होते हैं। यानी कि जो आप एक्ट्स अटैम्प्ट करेंगे ना, लिखेंगे, जो याद रखेंगे वो ये एक्ट्स होंगे। पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस का एक्ट है, इसका आंसर में मैंने इंट्रोडक्शन खुद से दिया। यानी कि ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिनको मैंने याद करना है। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने इसका पर्पस बताया, स्कोप बताई, और इस तरह से करते करते बाकी की चीज़ें इसकी बताती रही, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि जो एक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको मैं यूज़ करूँगी अपने आंसर्स में। जैसे कि मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट को यूज़ किया, वैसे ही बाकी के जो रह जाते हैं 4 सवाल उनमें भी मैं एक्ट्स को यूज़ करूँगी, लेकिन साथ में बेयर एक्ट यूज़ करूँगी। बेयर एक्ट्स को कैसे यूज़ करूँगी वो सारा बहुत बारीकी से आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो होगा पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें हमारा जो नेक्स्ट सवाल है सीक्वेंस के हिसाब से पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट चलेगा, तो उसी हिसाब से हम पहले यहाँ से पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो बाकियों को मैं साइड पे रखती हूँ, हम इसको पहले अटैम्प्ट करेंगे। तो अब हम इसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। अब हमने 9 लगा दी इस पर। अब हमने स्टार्टिंग करनी है अपने आंसर की, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस में ड्राफ्ट टेनेंसी एग्रीमेंट बिटवीन द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड।
दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय रेंट ट्राइब्यूनल फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड टू इट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली रेंट ट्राइब्यूनल का वाला जो सेक्शन है वो देखना होगा, बट जो ज़्यादा ईजियर सेक्शन जो मुझे लग रहा है, सॉरी जो ज़्यादा ईजियर सवाल जो मुझे लग रहा है वो है एग्रीमेंट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, क्योंकि इसके ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा बेयर एक्ट में मौजूद हैं। इवन आप रेंट ट्राइब्यूनल वाला भी लिख सकते हो, वो भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आप चाहें तो रेंट ट्राइब्यूनल वाला भी अटैम्प्ट करें, उसको बेयर एक्ट से देख के लिख लें, यानी कि पहले आप पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट को लिखें, उसके बाद आप रेंट ट्राइब्यूनल का पहले जवाब समझें कि इन्होंने पूछा क्या है, यानी कि सवाल पहले समझें कि इन्होंने पूछा क्या है, देन आप बेयर एक्ट देखें, ताकि बेयर एक्ट से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, अच्छा मुझे ये वाला आंसर लिखना है, वो लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ उठा के तो बेयर एक्ट से नहीं लिख सकते, आपको तो वही आंसर लिखना है जो वो पूछ रहा है, राइट। तो मैं आपके सामने अटैम्प्ट करूँगी ये एग्रीमेंट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड वाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ब्लैक मार्कर से इस तरह के क्वेश्चन नंबर देना है। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 है पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट का। तो हम क्वेश्चन 3 लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन 3 देने से पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरह से कट मार्कर यूज़ करें। ठीक है, ये देखें कट मार्कर है, इसके ऊपर आप यहाँ पे हेडिंग दे दें। अब आपने देखा है कि मैंने इसमें जस्ट पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट की हेडिंग दे दी है। मेरी वैसे राइटिंग बड़ी गंदी है, मैंने कोशिश की अच्छी राइटिंग में लिखने की। अब फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इस तरह से ब्लैक मार्कर लूँगी, उसे यहाँ पे इसकी ज़रा एक लाइन नीचे लिखूँगी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इस तरह से दे दिया है, सही है। उसके बाद नॉर्मल मार्कर से या जो भी मार्कर से आप बदल के इससे लिखना चाहिए, इससे लिखना चाहिए, मुझे ये थोड़ा इजी लगता है इंग्लिश में, तो मैं इस पर इंट्रोडक्शन दे दूँगी। फिर मैंने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जो एक्ट है इसमें जो कुछ है वो सारा मैं इसमें लिखूँगी। सारा अगर नहीं भी लिख सके तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स में लिखूँगी। तो पहला हमारा यहाँ से इंट्रोडक्शन में लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एज इट इज़ मैं इंट्रोडक्शन इसमें लिखने लगी हूँ। मैं क्या करने लगी हूँ कि जो कुछ भी मेरे इस एक्ट में मौजूद है वो सारा लिखूँगी। तो मैं थोड़ी वीडियो स्पीड तेज़ करने लगी हूँ। तो इसी तरह इसमें भी मैंने लिखा हुआ था, इसमें रेंट टेनेंसी एग्रीमेंट भी था, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं टेनेंसी एग्रीमेंट को अलग से एक्सप्लेन करूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने 2 पेजेस आपके सामने लिखे हैं अपने आंसर के। देखें कितना खूबसूरत आंसर बना है कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन दी। इंट्रोडक्शन देते वक्त मैंने क्या किया कि जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको मैंने बोल्ड कर दिया, यानी कि पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट की क्या खासियत है। इसकी खासियत यह है कि ये इसलिए बनाया गया ताकि जिन बिल्डिंग को रेंट पे किया जाता है, चाहे वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उन चीज़ों के लिए, यानी कि उन बिल्डिंग्स के लिए ये ये एक्ट बनाया गया। सही है, ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग हैं जिनके मामलात इस तरह के हों, जो रेंट पर रहते हैं, तो वो अपने मसलों को आराम से जल्दी से और फेयर तरीके से हल कर सकेंगे। ये एक्ट इसलिए बनाया गया है। फिर मैंने पर्पस देखें, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट्स में बना दिए हैं। फिर मैंने अगले पेज पे जाऊँ तो अगले पेज पे मैंने इसकी स्कोप एंड एप्लीकेशन का जिक्र किया, अपने एक्ट से देख के लिखा सारा कुछ यहाँ पे कि ये कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं अप्लाई होता। फिर मैंने सेक्शन 2 को थोड़ा डिफाइन किया कि जो सेक्शन 2 है, अच्छा देखिए जो सेक्शन 2 है तो उसमें सारे एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स उनका जो सेक्शन 2 होता है वो एक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इस एक्ट में जो है फ़लाँ चीज़ होगी, फ़लाँ चीज़ होगी, फ़लाँ चीज़ होगी। वही चीज़ यहाँ पे है कि जो सेक्शन 2 है इस एक्ट का, उसमें बताया कि इसमें लैंडलॉर्ड कौन है, टेनेंट कौन होता है, प्रेमिसेस कौन होता है। तो वो सारा मैंने शॉर्ट करके लिख दी, क्योंकि ऑब्वियसली बेयर एक्ट में तो ऑब्वियसली बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखी थी, तो हमारे पास टाइम नहीं और छापना भी गलत बात होती है। तो हमने यहाँ से देख के सिर्फ इतना बता दिया कि लैंडलॉर्ड कौन होता है, टेनेंट कौन होता है। सही है, अब मैं आपके सामने मजीद इसको सॉल्व करूँ ताकि आपको दिखता जाए कि एक्ट की मदद से, सिर्फ इस एक ही आंसर से हम कैसे अपने आंसर को सॉल्व करेंगे। तो 2 पेजेस हो गए, दूसरा आपके सामने मैं सॉल्व करती हूँ। ये सारा तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं दूसरे पेज पे जाऊँगी तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट के राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड कॉमन लीगल प्रॉब्लम एंड रेंट केसेस, रेंट अपडेट, यानी कि जो एक्ट की एंडिंग है, यानी कि एंडिंग जो होती है ना इस एक्ट की, वो हमने इसके आखिर में लिखनी है। यहाँ पे जितना कुछ भी हमने यहाँ से देख के लिखा था अब इनफ है, अभी हमें और कुछ नहीं लिखना यहाँ से। ठीक है, ये वाला पेज और ये जो आखिर कंक्लूजन से पहले वाला जितना पेज है ये हमने इसके एंडिंग में लिखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं जाऊँगी बेयर एक्ट में, ये मैं आ गई हूँ बेयर एक्ट में, यहाँ से मैं खोलूँगी एग्रीमेंट वाला पोर्शन। तो एग्रीमेंट पे जाने से पहले मैं क्या करूँगी, पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट को ढूंढूंगी फर्स्ट पेज पे। ये कह रहा है सेक्शन पेज नंबर
169 यहाँ पे देंगे, पेज नंबर 169 पे ये एक्ट मौजूद है। तो मैं 169 पेज पे पहुँचूँगी। यहाँ से 69 पेज यहाँ था, मैंने इसको आगे किया तो यहाँ से इसका शुरू हो जाता है पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट। अब यहाँ से हम एग्रीमेंट वाले पोर्शन को ढूंढेंगे। तो एग्रीमेंट वाला पोर्शन जो है ये है, दिख ही नहीं रहा था मुझे। जो चैप्टर 2 है ना इसका, उसमें क्रिएशन ऑफ टेनेंसी है। जो क्रिएशन ऑफ टेनेंसी है ना, यही बेसिकली एग्रीमेंट है। यानी कि यहाँ पे यहाँ से लेके चैप्टर 3 से पहले पहले जितना कुछ भी है वो सारा कुछ आपने इस आंसर में लिखना है। सही है। अब हमने इस आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। सही है। देखेंगे अब आप कहते हो कि मैंने मीनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड तो याद ही नहीं किया, कोई इशू नहीं है, आपने बस बेरक देखना है। यहाँ से आपने सेक्शन 2 पे जाना है। यानी कि जो इसका जो सेक्शन 2 होता है ना, जैसे कि ये वाला सेक्शन, ये वाला, इस पर सारी डेफिनेशंस और मीनिंग मौजूद है। तो यहाँ से आपने ना लैंडलॉर्ड की तरफ जाना है। ये देखें लैंडलॉर्ड, यहाँ पे लिखा है लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ प्रेमिसेस। लैंडलॉर्ड कौन होता है? मालिक होता है प्रॉपर्टी का जो रेंट लेता है। तो मैंने यहाँ पे आसान अल्फाज में लिखूंगी, ज़ुबानी नहीं भी आता तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है जो मैंने यहाँ पे लिखी कि वो मालिक होता है प्रेमिसेस का। एक लाइन में भी लिखना चाहिए, एक लाइन में लिखना। फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक और हेडिंग दूंगी इस तरह से कैसे मदद दूंगी। मैं लिखूंगी डी है यहाँ पे, डी। ये किस सेक्शंस का डी है? ये है सेक्शन 2 का डी। सही है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी अकॉर्डिंग टू दे दिया। फिर मैं क्या करूंगी, द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 सेक्शन 2 ये लिखने लगी हूँ। सही है। अकॉर्डिंग टू पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 सेक्शन 2D, यूं कर दिया सेक्शन 2D। फिर मैं दोबारा ब्लैक मार्कर यूज करूंगी, इसमें लिखूंगी अंडर सेक्शन 2D, अंडर सेक्शन 2D। अब सेक्शन 2D में क्या लिखा हुआ है? लैंडलॉर्ड में। ये सारा एज इट इज इसमें मैं लिखने लगी हूँ। मैंने इसे छाप दिया बेरक से यहाँ पे ये बात, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने लैंडलॉर्ड की 2 हेडिंग्स दी, वही मैं सेम टेनेंट के साथ भी करूँगी कि मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगी और मैं टेनेंट के बारे में बताऊँगी। अगर मुझे ज़ुबानी नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से मैं टेनेंट को ढूंढूंगी। टेनेंट किधर मौजूद है? इधर तो टेनेंट नहीं लिखा हुआ, ढूंढते हैं पहले उसको। दूसरे पेज पे जाते हैं, ये रहा। यहाँ पे जो एल है ना, एल, वो टेनेंट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे टेनेंट के बारे में लिखा है टेनेंट मीन्स अ पर्सन हु अंडरटेक्स और इज बाउंड टू पे रेंट और एज कंसिडरेशन। तो मैं सिंपली लिख दूँगी जो टेनेंट है वो बाउंड है रेंट देने के लिए, यानी कि उस पर कंपल्सरी है, उस पर ज़रूरी है कि वो रेंट दे उस घर का जिस पे वो किराएदार की तरह रह रहा है। ठीक है। तो मैं उस तरह से लिख दूँगी कि यहाँ पे मैंने लिखा ये है, यहाँ पे मैंने लिखा ये है कि जो टेनेंट है वो बाउंड है, यानी कि उस पर ज़रूरी है, लागू है कि वो पे करे, पैसे दे, रेंट के पैसे दे। किसको दे? लैंडलॉर्ड को दे। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड उस प्रेमिसेस का, यानी कि उस घर का मालिक है। घर को, शॉप को, जो चीज़ है जिसको रेंट पे दी जा रही है उसको हम प्रेमिसेस कहते हैं। ठीक है। मैंने पेपर में भी इसी तरह एक लाइन लिखी थी, क्योंकि मुझे पहली बात तो ये मैं लिखती स्लो हूँ, तो मैंने एक लाइन लिख के जान छुड़ाई थी। फिर मैंने क्या किया कि डेफिनेशन दी इस तरह से, जैसे मैंने उसकी दी वो सेम मैंने इसमें भी कर दी। ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है, सारा का सारा मैं इसमें लिखूंगी। सही है। आप एक और चीज़ भी आप कर सकते हो कि आप लिखते वक्त, इधर से लिखते वक्त ये वाला 1 2 3 डालने की बजाय आप ये भी कर सकते हो कि जब मैं यहाँ पे लिखूंगी ना, मैं क्या करूँगी कि इसके साथ लिखूंगी सब सेक्शंस, सब सेक्शंस। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इनको नाम कैसे देते हैं। ठीक है। अब आपको मैं नाम देने का पहले तरीका सिखाती हूँ। जो स्टार्टिंग होती है ना, उसके स्टार्ट पे जो यहाँ पे जो नंबर आता है, इस जगह पे यहाँ पे जो नंबर आता है, इसको नाम दिया जाता है सेक्शंस का। समझ आ रही है? ये हो गए सेक्शंस। अब सेक्शन के अंदर जो इस तरह से ABCD लिखी जाती है या इस तरह से 1 2 3 दिया जाता है, उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको नाम दिया जाता है सब सेक्शंस। यानी कि सेक्शन फिर उसका सब सेक्शन आ जाता है। अब सब सेक्शन के अंदर जो मजीद हेडिंग्स आती हैं, जैसे कि अब ये जो सब सेक्शन है एल जो सब सेक्शन है हमारा, सब सेक्शन, इसके साथ जो मजीद जो इसकी डिवीजन्स आई हुई हैं, इनको हम कहेंगे, इनको नाम दिया जाएगा
सब सब सेक्शन, समझ आ रही है? यानी कि सेक्शन के अंदर जो होगा उसको सब सेक्शन कहेंगे, और जो सब सेक्शन के अंदर जो पॉइंट्स बने होते हैं उनको कहते हैं सब सब सेक्शन। तो इसी तरह मैं इसको सॉल्व करूंगी। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो उससे मार्क्स अच्छे आएंगे आपके पेपर में। अगर आप इस तरह नहीं लिखते, एज इट इज़ छाप देते हो, तो उससे मार्क्स कम आने के चांसेस होंगे, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि भाई इस बच्चे में इतनी अकल भी नहीं कि इसको ये नहीं पता कि ये सब सेक्शंस हैं, ये सब सब सेक्शंस हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से नाम दे के लिखते हो ना, इससे मार्क्स आपके अच्छे आते हैं। तो मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूँगी, आप देखते जाएंगे मैं कैसे इसमें नकल मार के लिखूंगी सारा कुछ, लेकिन मैं उसमें सेक्शंस और सब सेक्शंस ऐड करूँगी। सही है, तो आप देखते जाए मैं कैसे इसको सॉल्व करती हूँ। मैं एज इट इज़ यहाँ पे जो लिखा है ना अकॉर्डिंग टू पंजाब, वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखने लगी हूँ। सेक्शन 2 दिया ना मैंने, सेक्शन 2 देके रुक गई। क्यों रुकी हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन है वो अब डी तो लगेगा नहीं, यहाँ पे एल लगेगा सेक्शन, क्योंकि एल सेक्शन पे 10 है, तो मैं यहाँ लिखूँगी सेक्शन एल। सही है, अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिखने लगी हूँ इस जगह पे बोल्ड मार्कर से, जैसे मैंने पहले किया था। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी है मैं लिखने लगी हूँ इसमें। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे ये देखिए जितना कुछ इसमें लिखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारा तो मैंने लिख दिया है। अब बारी इन तीनों पॉइंट्स की आती है, तो इन तीनों को स्टार्ट करने से पहले क्या करूँगी कि ये मार्कर लूँगी और इसके साथ लिखूँगी सेक्शन 2 सब सेक्शन एल। सही है, सब सेक्शन 1। इस तरह करके लिख के मैं जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं छाप दूंगी इस पे। सही है, अब आपने देखा कि मैंने क्या किया कि मीनिंग के अंदर, यानी कि जो मैंने मीनिंग दिया उसके बाद डेफिनेशन दी, तो डेफिनेशन को सारा मैंने बेरैक से लिख दिया। सही है, इस तरह से हेडिंग्स दे के। सही होगा, यानी कि सेक्शन, फिर उसका सब सेक्शन दिया, फिर सब सेक्शन डाल दिया, क्योंकि ऑब्वियस इसमें सब सेक्शन इस तरह के 3। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वो आंसर अटैम्प्ट करना है जो वो उन्होंने पेपर में पूछा हुआ है कि टेनेंसी एग्रीमेंट बताएं कैसा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक बड़ी सी हेडिंग यहाँ पे दूंगी। अब यहाँ पे मैं ये वाली हेडिंग देने लगी हूँ, टेनेंसी एग्रीमेंट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, ये हेडिंग देने लगी हूँ। यानी कि जो सवाल में पूछा जाता है उसको हेडिंग में आपने बड़ा सा लिख देना है। इस तरह से मैंने जब हेडिंग दे दी ना, फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ टेनेंसी यहाँ से लेके इधर तक है। सही है, अब मैंने ये डायरेक्ट पहले लिखना नहीं है, मैंने क्या करना है, मैंने टेनेंसी एग्रीमेंट दे दिया, फिर मैंने क्या किया कि दूसरा मार्कर लिया, उस पर मैंने टेनेंसी एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इस तरह से। पहले मैं टेनेंसी के बारे में बताऊंगी कि टेनेंसी क्या होती है। टेनेंसी के बारे में ये लिख दें, टेनेंसी मीन्स टेनेंट पेइंग रेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड बाय द हेल्प ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। मैंने बिल्कुल आसान से अल्फाज लिखे हैं, कॉमन सेंस वाले के। टेनेंसी का मतलब ये होता है कि जो टेनेंट है, किराएदार है, वो लैंडलॉर्ड को यानी कि मालिक मकान को पैसे देता है घर के जिसमें वो रह रहा होता है, रेंट के। और वो क्यों देता है? क्योंकि इन दोनों का आपस में एक टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ होता है। फिर मैं एक और हेडिंग दूंगी, मेरी राइटिंग में आप लोगों को बहुत गंदी लग रही होगी, बट मैं पेपर में भी इसी राइटिंग में लिखती हूँ क्योंकि जल्दी में इसी तरह ही होता है। अब फिर मैं हेडिंग दूंगी मीनिंग, मैंने टेनेंसी एग्रीमेंट का बताया ना, फिर मैं मीनिंग ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट बताऊंगी, मीनिंग ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। फिर मैं मीनिंग ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट बताऊंगा। अगर मुझे जुबानी नहीं आ जाए तो मैं यहाँ पे जाऊंगी एम पे, यानी कि सेक्शन 2M। इसमें टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ से देखिए, बस सिंपली लिख दें टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट इज रिटन एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। मतलब कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, यानी कि जो
मालिक मकान और किराएदार के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसी को टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। तो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो एक रिटन फॉर्म में होता है, वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है कि इनके बीच होता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच। बस अब आप नोट करें कि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैंने बेरा एक्ट से लिखी हैं और एक्ट से लिखी हैं, और थोड़ी सी चीज़ें मैंने अपने दिमाग से ही लिखी हैं, यानी कि ज़ुबानी लिखी हैं। वो है कि मैंने ये वाली लाइन, जैसे कि टेनेंसी एग्रीमेंट जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच होता है, तो इस तरह की बातें तो बहुत छोटी सी, एक बहुत मामूली से बच्चा भी लिख सकता है। तो इस तरह की बातें आप आराम से लिख लेंगे पेपर में। फिर मैंने क्या करना है कि जब मैंने मीनिंग ऑफ टेनेंसी दे दी, मीनिंग ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट दे दी, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगली हेडिंग तो दूंगी वो कि डेफिनेशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। तो डेफिनेशन में मैं क्या करूँगी कि यही चीज़ एज इट इज उठा के लिखूंगी जैसे मैंने बाकियों के लिए किया था। तो इसमें मैं क्या करूँगी, किस तरह से मैं हेडिंग दूंगी, अकॉर्डिंग टू पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2019 सेक्शन 2 देखिए। फिर आपने देखना है कौन सा सब सेक्शन है, सेक्शन एम है, आपने फिर लिख देना है इस तरह से एम। सही है। इस तरह करने के बाद आप ब्लू मार्कर देना चाहें तो ब्लू मार्कर से लिखें, आप लिखें सेक्शन 2 सब सेक्शन एम। सही है। तो यहाँ पे जितना लिखा है वो सारी लाइनें आपने यहाँ पे लिख देनी है एज इट इज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यही होगा। इस तरह से आपने मतलब अपना आंसर दे दिया। अब हमने एग्रीमेंट के बारे में बताना है, तो मैं चाहती हूँ सेक्शन 2 पे, सॉरी अपना चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में टेंसी की क्रिएशन हो रही है, यानी कि यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आपने किस तरह से हेडिंग देनी है, यहाँ तक लिख लिया, फिर आपने हेडिंग देनी है। सही है। फिर आपने ये सब जब दे दिया ना, फिर दूसरा कलर का मार्कर ले लें या बिल्कुल ब्लू से ही लिख लें। आपने तो नंबरिंग देनी है, नंबर 1, ठीक है। नंबरिंग देने के बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन कौन सा, सेक्शन 5 है, ठीक है। जो स्टार्ट पे इस तरफ जो चीज़ें लिखी होती है वो सेक्शंस होते हैं। सही है। ये हमारा सेक्शन 5 है, तो मैं यहाँ लिखूंगी, हेडिंग दूंगी एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग देने लगी हूँ एग्रीमेंट। देखिए मैं जुबानी नहीं लिख रही, सारा कुछ देख के लिख रही हूँ, इसी तरह आपने भी देख के सॉल्व करना है। एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जब दे दिया, फिर यहाँ पे जो सेक्शन आया वो सेक्शन 5 है। फिर मैं सेक्शन 5 के बारे में लिखूंगी, हेडिंग दूंगी बड़ी सी 5। देखिए सेक्शन 5 के साथ यहाँ सब सेक्शन आ जाता है 1, इधर सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, 5, 6, बस। फिर यहाँ से सेक्शन चेंज होता है सेक्शन 6। सही है। यानी कि सेक्शन 5 के तकरीबन आगे मजीद जो है 6 सब सेक्शन आ जाते हैं। तो मैं हेडिंग इस तरह से दूंगी कि पहले मैंने बड़ी सी हेडिंग दे दी इनकी एग्रीमेंट के बीच। सही है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से हेडिंग दी 1, ये लिख दिया। फिर मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा लिखना शुरू कर देना, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें लिख दिया सारा। अब आ जाता है सेक्शन 6, यानी कि इसी चैप्टर 2 का सेक्शन 6 है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो अब ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये बेशक अब ना लिखो, बेशक ये भी इसी के साथ है, लेकिन मैं ये बाकी चीज़ें नहीं लिखूँगी। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी कि एग्रीमेंट कैसे बनता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच, वो एज इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिया। उसके अलावा जो टेनेंसी एग्रीमेंट यानी कि जो एग्रीमेंट है उससे कंटेंट्स क्या चीज़ें, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, तो वो सारा सेक्शन 6 में लिखा है। बाकी जो सेक्शंस है ना, जैसे कि पेमेंट ऑफ रेंट, एग्जिटिंग टेनेंसी यानी कि टेनेंसी को ख़त्म करना, इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, ये बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। तो मैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस उठाऊंगी। जैसे कि एक मैंने उठाया ये सेक्शन 5 यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मैं सेक्शन 6 उठाऊंगी। क्यों उठाऊंगी? क्योंकि इसमें कंटेंट्स बताए जा रहे हैं कि टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंटेंट्स क्या होने चाहिए, वो सारा इसमें लिखा है। उसके अलावा जब मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगी तो मैं ये वाला सेक्शन बिल्कुल नहीं लिखूँगी, ये नीचे वाला भी नहीं लिखूँगी, बल्कि मैं ये जो है नहीं है एग्जिस्टिंग टेनेंसी यानी कि टेनेंसी ख़त्म कैसे होती है, यानी कि आपस में लैंडलॉर्ड और टेनेंट की भी जो एग्रीमेंट हुआ था वो ख़त्म कैसे होता है, तो ये इतना सही पोर्शन है। तो ये मैं एंड पे लिखूँगी, एंड यानी कि बिल्कुल जब ये वाइंड अप मैं करूँगी ना इस टॉपिक को तब लिखूँगी। अब आपके सामने ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अभी हम इसको करने लगे हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से एज़ यूजुअल इस पे ना इस पेन से हेडिंग दूँगी, ये लिखूँगी इधर, ये हेडिंग दे दी ना मैंने। यहाँ पे मैंने कैसे दिया कि मैंने पहले चैप्टर 2 लिखा पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, सही है। फिर मैंने क्या किया, कंटेंट्स ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट, इसकी हेडिंग मैंने दी यूँ करके,
इसकी यहाँ पे मैंने हेडिंग दी इस तरह से, कोई भी आप पसंद के यहाँ पर डिज़ाइन बना दें, और मैंने हेडिंग दी इस पर ये वाली, बिल्कुल देख के मैं लिख रही हूँ, कुछ भी ज़ुबानी नहीं, क्योंकि आपको बुक मिलेगी अब यहीं से देख के लिखेंगे। फिर आपने लिखना है कौन। हेडिंग देने के बाद ना आपने, ये इसका सेक्शन है, ये इसका सब सेक्शन है, और ये इसके सब सेक्शन है, यानी कि इस सब सेक्शन के आगे सब सेक्शन है। सही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बजाय इससे रटा मारने के, रटा कह रही हूँ, बजाय इसे देख के लिखने के, एज इट इज़ लिखने के, आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि इसको सामने रखें और ख़ुद से लिखें। खुद से कैसे लिखें मैं आपको दिखाती हूँ। आप सामने रखेंगे, सही है। फिर आपने हेडिंग, इसके नीचे एक और हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से। आप हेडिंग देंगे सेक्शन 6, सेक्शन 6 लिख दिया है। फिर हमने लिखा सेक्शन, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1। अब आप देखते जाएं कि मैं इसको अपने अल्फाज में कैसे चेंज करूंगी। मैंने क्या किया, यहाँ से सेक्शन 6 लिख दिया इस तरह से, यहाँ से सब सेक्शन डाल दिया, इस तरह से सब सेक्शन डाल दिया। अब ये जो ए से ई तक है, ये सारे हैं सब सेक्शन, यानी कि सब सेक्शन के आगे जो चीज़ें मजीद डिवाइड होकर लिखी होती है उसको कहते हैं सब सेक्शन। तो मैं इस तरह लिखने के बाद आगे कहूँगी सब सेक्शन ए लिख दूँगी यूँ करके। फिर मैं क्या करूँगी, फिर आप देखते जाएँ, मैं यहाँ से लिखूँगी A tenancy agreement shall contain as far as possible, ये लाइन लिखूंगी, साथ पर सेक्शन, ये अपना सब सेक्शन के ये लाइन लिखूंगी। अब आप देखिए मैं कैसे लिखने लगी। ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से यहाँ तक लिख के, फिर मैंने ये निचले वाली लाइन लिखी, ए वाली, टेनेंट, सही है। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा, फिर उसके बाद ये लाइन डाल दी। अब जब मैं ये लिखूंगी ना, तो ये लिखते वक्त भी मैं ये लाइन सारी लिखूंगी, सेक्शन, इस तरह आप नंबरिंग भी दे सकते हैं इस तरह से। आप फिर नंबर 2 डालें, आप लिखें सेक्शन ये वाला, सही है। इस पे भी सेम दोबारा वैसे ही करना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर आपको ये लाइन लिखनी है, सही है। तो इस तरह मैं आपके सामने इसको करती हूँ सॉल्व। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया कि मैंने इसमें यहाँ से इस चैप्टर 2 में जो सेक्शन 6 था उसको मैंने लिखा, यानी कि इसमें सेक्शन 6 को लिखा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ये देखें, ये 1 लिखा हुआ है, ये सब सेक्शन होता है। फिर मैंने सब सेक्शन के बारे में बताया। फिर मैंने क्या किया कि ये सारा डिस्क्राइब किया, तो ये क्या होगा, सब सेक्शंस, ठीक है। तो फिर मैंने इसके साथ लिखा सब सेक्शन सी था, तो फिर मैंने सब सेक्शन सी कर दिया। तो इस तरह से मैंने सारी हेडिंग्स दी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, उस सब में मैंने रिपीट की, और उसके अलावा जो सेक्शंस हैं, सेक्शन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं सब सेक्शंस में, फिर वो लाइंस मैंने एंड पे लिख दी, ठीक है। तो यानी कि 100% देख के ही लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं अपने माइंड को यहाँ पे यूज़ करके लिखा है, ठीक है। फिर अब इससे आगे आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगी, क्योंकि देखो अगर आप 100% लिखोगे ना बैठ के जैसे देख के, क्या पता एग्जामिनर को ये चीज़ अच्छी ना लगे। इसलिए मैंने थोड़ी सी एक तो राइटिंग में चेंजेस की, यानी कि मैंने एज इट इज़ नहीं लिखा, खुद से चेंजेस की, यानी कि फर्स्ट लाइन उठाई, उसको सब में डाल दिया। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे बातें लिखी गई उनको भी सब में लिख दिया। जो सेक्शन अपना सब सेक्शन ए था उसके अंदर मैंने आखिरी लाइन इस तरह से डाल दी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा। फिर उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स है वो सारे ऐड कर दिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने 100% यहाँ से देख के नहीं लिखा, बल्कि आपने खुद से उसमें चेंजेस किए। एक ये चीज़ होगी। फिर आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इधर आप एक हेडिंग दे सकते हो एंड पे, यानी कि अब आप क्या करोगे कि जितना कुछ भी आपने देख के लिखा है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। अब एक्सप्लेन भी इतना लंबा नहीं करना, एक एक लाइन में करना, वो भी देख के ही करना है। अब आप यहाँ पे कंटेंट्स पे देखें तो कंटेंट्स पे कह रहे हैं कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसमें पर्टिकुलर्स होने चाहिए लैंडलॉर्ड के एंड टेनेंट के, यानी कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की डिटेल होनी चाहिए। पर्टिकुलर्स का मतलब है डिटेल। तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ, सेक्शन 6 चैप्टर कौन सा है, यहाँ पे लिखा होगा चैप्टर 2 discusses about contents of tenancy agreement। यहाँ पे भी लिख देते contents of tenancy agreement, the detail is mentioned below। सही है। यूं करके फिर मैंने क्या करना है
दोबारा से लिखना है इस तरह से। मैंने लिखना है खुद से, जब मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी टेनेंसी एग्रीमेंट। अब मैं सबके स्टार्ट पे टेनेंसी एग्रीमेंट लिखूंगी, सही है। टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट कंटेन, सही है। टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट कंटेन, सब में मैं लिखूंगी, लेकिन यहाँ से देखूंगी पर्टिकुलर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, यानी कि यहाँ से ही सब कुछ देखूंगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से एक लाइन ये वाली को ऊपर लिख दूंगी, दूसरी लाइन को नीचे लिख दूंगी, लेकिन सब कुछ में मैं टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट कंटेन, टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट कंटेन ये रिपीट करती जाऊंगी, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप 100% खुद से लिख रहे हो, लेकिन उनको लगेगा आप खुद से लिख रहे हो, बट आप लिख रहे होते हो सारा कुछ बेयर एक्ट से देख के। तो इस तरह करके आप जितना है सारा लिख दो। मैं सिर्फ 5 करके बस करी हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस आंसर को वाइंड अप करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे है एग्जिटिंग टेनेंसी एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें मैं हेडिंग दूंगी, आप ये एंडिंग भी लिख सकते हो या इसकी जगह एग्जिस्टिंग भी लिख सकते हो, सही है। यूँ करने के बाद मैं लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी बोर्ड से देखें, दी एंडिंग ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट इज मैंशनड इन, मैंशनड इन करके देखिए कौन सा सेक्शन बनता है, सेक्शन 8 बनता है। सेक्शन कौन सा बनता है, 8 बनता है। तो हमें ऐसा लिखना है मैंशन इन सेक्शन 8 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2029। फिर आपने सेक्शन 8 लिख दिया ना, वही सेक्शन 8 दोबारा आप यहाँ लिखेंगे इस तरह करके। बाद आपने ये जो लाइन है ना, ये उठा के एज इट इज लिख देनी है इसके नीचे इस तरह से। तो अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसके अंदर लिख दिया है एज इट इज़, चेंजेस कोई नहीं की, सिर्फ हेडिंग दे दी इसकी, सही है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरा एक्ट था, एक्ट ये वाला जितना कुछ है, अब मैं सारा इसके अंदर लिखना शुरू कर दूँगी, ठीक है। यानी कि बेयर एक्ट से जितना लिखना था लिख चुके हैं, क्योंकि बेयर एक्ट से ज़्यादा आप लिख नहीं सकते। तो यूँ करने के बाद आपने हेडिंग देनी है जो मैंने एक्ट के अंदर लिखी है, राइट्स, ये सारा जो है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सारा मैंने फिर इसमें लिख देना है। अब यहाँ पे मैंने 2 केस लॉज लिखे हैं। एक में लिखा है रेंट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, ओरल एग्रीमेंट इज़ नॉट इनफ, टेनेंट कैन ओनली बी एविक्टेड ऑन वैलिड लीगल ग्राउंड्स। आप चाहें तो ये दोनों केस लॉज इसमें डाल दें, या बेशक के ऊपर वाला डाल दें, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना इस टॉपिक के साथ रिलेट करती है। यानी कि टेनेंट एग्रीमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, जब भी हम कर रहे हैं उसके साथ ऊपर वाला केस रिलेट करते हैं, आप लिखें। इवन दो कोई भी अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आए, चाहे आपको पावर्स आ जाएँ लैंडलॉर्ड की, या ऑब्लिगेशंस एंड पावर्स वाला आ जाए, या रेंट ट्राइब्यूनल्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उन दोनों पे सब क्वेश्चंस पे आप ये फर्स्ट वाला केस लॉ लाजमी लिखें, ठीक है। फर्स्ट वाला इसलिए लिखें क्योंकि इसमें बताया गया कि जो रेंट एग्रीमेंट है ना वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट की इतनी अहमियत नहीं होती। तो ये केस लॉ मेरी नज़र में ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निचले वाला भी लिखना चाहिए, लिख दे, नहीं तो मैं सिर्फ एक ही लिखूँगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्ट आप तैयार करेंगे ना, ये वाला, इसमें से सबसे पहले आप ऊपर वाला ही याद रखें, पीछे दूसरा वाला केस लॉ ना लिखें। तो मैं इसमें केस लॉ का रेफरेंस दूँगी इस तरह से। अगर आपको टॉपिक आ गया रेंट ट्राइब्यूनल पे, ये वाला नहीं आया, एग्रीमेंट वाला नहीं है, रेंट ट्राइब्यूनल पे, तब भी आप यही वाला केस लॉ लिख सकते हैं, सही है। इस तरह करने के बाद ना फिर हमने मोटे मार्कर से जो है इसका रेफरेंस देना है, इस केस लॉ को लिखना है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे बात लिखी है वो मैंने तो लिख दी है। फिर आता है कंक्लूजन, फिर आपने कंक्लूजन देके वाइंड अप करना है, सही है। इस तरह से आप कंक्लूजन देके यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि हमारा दूसरा एक्ट है कोर्ट फ़ी एक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोर्ट फ़ी एक्ट लिखने बड़ा सा करके के साथ फिर यहाँ पे इधर क्वेश्चन नंबर दे दें, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो आंसर है वो सारा का सारा कम्प्लीटली तैयार कर दिया है, बट मैं अब आपको बताऊँगी कि मैंने अपने आंसर में क्या लिखा। अब ये जितने सवाल हैं ना, मैंने क्या किया कि सारे सवालों के सिर्फ मैंने एक्ट्स को लिखा है इसमें, यानी कि सिर्फ के एक्ट्स को मैंने लिखा है और बेयर एक्ट से मदद लेके अपने आंसर को सॉल्व किया। यानी कि मेरी अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना माइनर एक्ट में, तो मैंने क्या करना है कि एक्ट तैयार कर लेने, यानी कि मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को तैयार करना है, जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इसी एक्ट का मैंने
पर्पस तैयार करना है कि किस पर्पस के लिए ये एक्ट बनाया गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वगैरह वगैरह, वो सब के लिए मैंने तैयार की हुई है। ठीक है, यानी कि जो मैंने नोट्स आपको दिखाया ना, ये वाले जो मेरे नोट्स हैं जितने भी, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये मेरे जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, ये वाले, इनमें सिर्फ मैंने एक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि ये आप देखें कि जो कोर्ट फ़ी एक्ट है, ठीक है, इसमें जो भी सवाल आएगा तो मैं सिर्फ कोर्ट फ़ी एक्ट के बारे में ही एक्सप्लेन करूँगी, फिर बेयर एक्ट से हेल्प लेके अपने आंसर को सॉल्व करूँगी। सही है। तो ये जो कोर्ट फ़ी एक्ट है, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पर्पस दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ कोर्ट फ़ी, यानी कि मीनिंग दे दिया कोर्ट फ़ी का कि कोर्ट फ़ी क्या होता है। उसके अलावा कोर्ट फ़ी की स्कोप एंड एप्लीकेशन, कोर्ट फ़ी में कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस मौजूद हैं, और इसके अलावा फिर कोर्ट फ़ी के एग्जांपल्स क्या हैं, यानी कि पाकिस्तान में कहाँ कोर्ट फ़ी अप्लाई होता है, कितनी अमाउंट में अप्लाई होता है। उसके अलावा हाउ टू पे कोर्ट फ़ी, या प्रोसीजर्स बता देंगे कोर्ट फ़ी को कैसे दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो अबाउट कोर्ट फ़ी, उसके अलावा एग्जाम्पशन फ्रॉम कोर्ट फ़ी, वाइज कोर्ट फ़ी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्ट के बारे में अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि ये जो कोर्ट फ़ी है उसकी क्या अहमियत है, कहाँ अप्लाई होता है वगैरह वगैरह। सही है। तो बाकी सब में भी मैंने यही किया, यानी कि आपको मैं बाकी भी दिखा देती हूँ कि जो स्टैम्प एक्ट है उसको भी मैंने इसी तरह की इंट्रोडक्शन दी है, पर्पस दी है, उसके मीनिंग बताया, स्टैम्प एक्ट का स्कोप एंड एप्लीकेशन बताई, फिर मैंने बताया कि जो स्टैम्प एक्ट है वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। उसके अलावा कॉमन डॉक्यूमेंट्स कौन से स्टैम्प एक्ट की, और स्टैम्प एक्ट जो है इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या रोल अदा होता है। उसके अलावा स्टैम्प एक्ट जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये बातें जो है मैंने अपने इस एक्ट के अंदर लिखी हैं। सही है। तो ये मैंने सबके लिए किया है, यही आपने यूज़ करने अपने आंसर्स में भी। सही हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये जो एक्ट जो मैंने आपको दिखाया है उसी में से मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन दिया, उसका पर्पस दिया, मीनिंग दी और बाकी की हेडिंग दी। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो ये रेलेवेंट प्रोविजन है ये आपको खुद से देनी होती है। मिसाल के तौर पे आपसे सवाल पूछा गया कि हु इज़ एन आर्बिट्रेटर और उसकी पावर्स क्या हैं। आपको अगर पावर्स का सेक्शन नहीं पता, कोई इशू नहीं है, आपने क्या करना है, बेयर एक्ट से मदद लेनी और देखना है कि पावर्स जो है आर्बिट्रेटर की किस वाले सेक्शन में पूछी गई हैं। अब जब मुझे अगर लाइक सपोज सेक्शन नहीं याद, तो मैं क्या करूँगी, ये माइनर एक्ट खोलूँगी और यहाँ से देखूँगी अच्छा सेक्शन 13 में जो थी पावर्स मौजूद थी। तो मैंने क्या किया, चैप्टर 2 सेक्शन 13 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट का रेफरेंस दे दिया कि यहाँ पर जो है आर्बिट्रेटर की पावर्स मौजूद है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने माइनर एक्ट रखा सामने एंड देन मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट को खोला, ये आर्बिट्रेशन एक्ट खुल गया। फिर यहाँ पे मैं गई हूँ तो ये आ गया चैप्टर 2, पीछे वाला चैप्टर 1 था ना, तो यहाँ पे आ गया चैप्टर 2। इसी के अंदर बाकी बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं। तो इसी का एक सेक्शन 11 भी है। इसमें सेक्शन 11 में ये बताया कि आर्बिट्रेटर को रिमूव कैसे किया जा सकता है, नौकरी से कैसे निकाला जा सकता है। और इसका अपना जो 12 है उसमें ये बताया गया कि आर्बिट्रेटर को रिमूव कैसे किया जाता है, मज़ीद बताया गया रिमूवल प्रोसेस। फिर अगर आप इसका सेक्शन 13 देखो तो उसमें लिखा हुआ है पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर। तो इस तरह से मैंने पावर्स की जो सेक्शन है वो निकाल के लिख दिया। अगर मुझे ज़ुबानी नहीं भी आता तो मैं बेयर एक्ट की मदद से इस तरह से सेक्शंस लिख सकती हूँ। सही हो गया। तो इस तरह से मैंने चैप्टर 2 सेक्शन 13 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट डाल दिया कि इस सेक्शन में जो है आर्बिट्रेटर की पावर्स मौजूद हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं आता, अगर आपको एग्जाम पेपर में आ जाता है डिफाइन द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर, यानी कि आपको अवार्ड के ऊपर सवाल आ जाता है, तो आप कहते हो कि मुझे अवार्ड के तो सेक्शंस नहीं आते और मैंने तो अवार्ड का ओवरऑल टॉपिक तो पढ़ा है बट मुझे सेक्शंस भूल गए, तो भी कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, माइनर एक्ट को यूँ करके सामने रखना है और आपने जाना है आर्बिट्रेशन एक्ट पे। सही है। ये आ जाता है हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट। इसमें से आपने अवार्ड वाले सेक्शंस को ढूंढना है। सही है। पहली बात तो ये जितने एक्ट्स होते हैं इतने लंबे नहीं होते तो ढूंढना आसान होता है। तो यहाँ पे देखिए पावर्स ऑफ कोर्ट, अच्छा अब यहाँ पे ढूंढने ये देखें, यहाँ पे लिखा है अवार्ड टू बी साइन एंड फाइल्ड, पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड, पावर टू रिमिट अवार्ड। देखिए अवार्ड के 3 सेक्शंस आ जाते हैं। और ये कौन सा चैप्टर है, ये है हमारे पास चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 2 के अंदर ही सेक्शन 14, 15 एंड 16 जो है अवार्ड के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आपको ज़ुबानी नहीं आता आप बस यहाँ पर रेलेवेंट प्रोविजन डालें और लिखें चैप्टर 2 सेक्शन 14, 15 एंड 16 जो है अवार्ड के बारे में बता रहे हैं। इस तरह से आपने जो है यहाँ पे लिख देना है अपना बेयर एक्ट से देख के। सही है। यानी कि सेक्शंस अगर याद नहीं रहते तो आप बेयर एक्ट से देख के भी अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने एक्ट लिख दिया, यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजन में आपने बेयर एक्ट से देख के सेक्शन डाल दिया, दैट्स इट। इस तरह से क्या किया आपने, सारी स्टार्टिंग ही यानी कि सारा कुछ एक्ट का बताया, रेलेवेंट प्रोविजन दे दिया, ये सारा जो है एक्ट ही चल रहा है। इसमें मैंने क्या क्या दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट और उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो सेक्शन यूज़ हैं उसकी हेडिंग दी, सेक्शन जो ज़रूरी उनके बारे में बताया, और रोल ऑफ कोर्ट एंड आर्बिट्रेशन की जो कोर्ट का क्या रोल अदा होता है आर्बिट्रेशन में, उसके अलावा आर्बिट्रेटर। अब यहाँ से जितना कुछ पीछे मैंने लिखा हुआ ना, जितना कुछ भी ये सारा वो सारा एक्ट ही था। लेकिन अब ये वाला जो पोर्शन है आर्बिट्रेटर का, ये मैंने खुद से लेकर के आर्बिट्रेटर जो है एक न्यूट्रल पर्सन होता है, किसी की साइड नहीं लेता, ये डिसीजन देता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें मैंने खुद से ज़ुबानी लिख दी। फिर उससे आगे पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर एंड इंक्वायर अंडर सेक्शन 13, ये सारा जो है मैं बेयर एक्ट से लिखूँगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक
यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये जा रहा है। ये सारा कुछ मैंने बेयर एक्ट से लिखा है। लेकिन ये जो हेडिंग्स मैंने दी है ना, ये हेडिंग जो आपको दिख रही हैं, स्वेरिंग ओथ एंड एक्ट वगैरह, ये वाली हेडिंग जो आपको दिख रही हैं, ये मैंने बेयर एक्ट में मौजूद नहीं थी, ये मैंने खुद से दी है। मैंने क्या किया, बेयर एक्ट सामने रखा, सेक्शन 13 सामने रखा, उसमें कुछ पॉइंट्स मौजूद थे, मैंने उन पॉइंट्स को देख देख के हेडिंग्स डाली हैं। सही है। तो इस तरह से अगर आप हेडिंग्स देख के लिखोगे ना तो आप पकड़े नहीं जाओगे। अगर आप एज इट इज़ बेयर एक्ट से लिखते हो ना एक एक अल्फाज, तो आप पकड़े जाओगे। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल के लिखोगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सही होगा। तो इस तरह से आपने बेयर एक्ट को लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर था लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर। ये हेडिंग्स भी मैंने खुद से दी हैं कि इसमें मैंने बताया कि पावर्स, जो आर्बिट्रेटर की जो पावर है उसमें लिमिटेशन लग जाती है। तो ये सारे अल्फाज मैंने खुद लिखे हैं। इससे पीछे वाले जो अल्फाज हैं वो मैंने बेयर एक्ट से लिखे हैं। यानी कि आप खुद देख लें कि यहाँ से सिर्फ इतना पोर्शन आर्बिट्रेटर वाला और लिमिटेशन वाला सिर्फ मैंने ज़ुबानी लिखा है, बाकी सारा मैंने बेयर एक्ट से लिखा है, यानी कि देख के लिखा है और एक्ट याद रखा है। दैट्स इट। इतना ज़्यादा याद भी नहीं रखना पड़ा। अगर मैं आगे जाती हूँ तो यहाँ पे देखें पावर्स ऑफ कोर्ट टू रिमूव आर्बिट्रेटर, सेक्शन 11 में मौजूद था बेयर एक्ट के। तो मैंने क्या किया कि बेयर एक्ट को सामने रखा और फिर वही बातें, पहले मैंने ये लिखा कि रिमूवल प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेटर इज़ मैंशनड इन सेक्शन 11, बस इतनी सी बात बता दी। फिर मैंने सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 लिखा, यानी कि जो ये है ना माइनर एक्ट, इसका जो सेक्शन 11 है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो ये सेक्शन 11 है इसमें सब सेक्शंस हैं, ये होते हैं सब सेक्शन, ये होते हैं सब सेक्शन। तो मैंने फिर इस तरह से इसको सेक्शन सब सेक्शन करके एक्सप्लेन किया। फिर मैंने क्या किया कि सेक्शन 11 लिखा, फिर सब सेक्शन 1 दिया, फिर मैंने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी। यानी कि मैंने क्या किया कि ये वाली लाइन खुद से लिखी कि रिमूवल प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेटर्स मेंशन इन सेक्शन 11, दैट्स ये ज़ुबानी लिखा। उसके अलावा सेक्शन 11 के अंदर ये जो पैराग्राफ है ये मैंने एज इट इज़ जो कुछ यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ उठा के यहाँ डाल दिया। सिर्फ हेडिंग खुद से दी कि सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, दैट्स इट। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11(1), यानी कि इसी की मैंने दोबारा एक्सप्लेनेशन दे दी कि इसमें लिखा क्या है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं, ये भी लिख के आप अपना आंसर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का फ़ायदा ये है कि जब एग्जामिनर देखेगा कि आपने सेक्शन को एक्सप्लेन किया है तो वो आपको मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा आपको आता ही नहीं है, तभी आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया करें, ठीक है। फिर इस तरह मैंने बाकियों के साथ भी किया, यानी कि इसको देखें कि सेक्शन 11 में आगे 3 जो थे सब सेक्शंस थे, बल्कि 4 सब सेक्शंस हैं। देखें यहाँ पे देखें 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है इस पर, 4 3 2 1, ये सारे सब सेक्शंस थे 11 के। तो मैंने इस तरह से सारे सब सेक्शंस के साथ हेडिंग्स देख के लिखा है और उसके साथ उसको देख के ही एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते ना ये तो बेशक इसको स्किप कर दें, बाकी की जो लिखा हुआ है ना देख के लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए कि यहाँ तक मैंने बेयर एक्ट लिखा। उसके बाद ये जो अगली हेडिंग स्टार्ट हो रही है ना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सारी मैंने एक्ट से लिखी, यानी कि जो एक्ट का जो एंडिंग पोर्शन था ना वो मैंने छोड़ दिया था, बल्कि मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग से जितना एक्ट में था वो शुरू में लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने बेयर एक्ट लिखा। बेयर एक्ट से लिखने के बाद मैंने जो बच्चे कुछ एक्ट्स का पोर्शन रह गया था ना, आखिरी जो पेजेस रह गए थे उसको मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये सारा जो है इस पेज तक, ये देखें इस पेज तक एक्ट था, ये सारा का सारा एक्ट है। एक्ट के अंदर से मैंने एक केस लॉ डाल दिया, एक्ट लॉ के बारे में सारा कुछ एक्ट के बारे में बताया। सेम मैंने इसके अंदर भी किया, ये तो मैंने आपके सामने सॉल्व भी किया है इस पेपर को। इसमें भी मैंने ये किया कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का अंदर जो एक्ट के अंदर जो इंट्रोडक्शन दिया था वही सेम मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर यहाँ पे पर्पस बताया। इसमें मैंने गलती ये कर दी कि इसमें मैंने रेलेवेंट प्रोविजन की हेडिंग नहीं दी, आपको लाजमी देनी, क्योंकि रेलेवेंट प्रोविजन के मार्क्स होते हैं। रेलेवेंट प्रोविजन के कम से कम 4 से 5 मार्क्स होते हैं, तो आपने रेलेवेंट प्रोविजन की लाजमी हेडिंग देनी है। मैंने ये बेवकूफ़ी की, इसमें स्किप कर दिया, आपने लाजमी देनी है, ठीक है। फिर इस तरह से आप देखेंगे ये भी सारा कुछ मैंने एक्ट से लिखा, ये भी सारा कुछ मैंने एक्ट से लिखा, ये सारा कुछ भी एक्ट से लिखा है, ये सारा कुछ एक्ट यहाँ तक जो है एक्ट से लिखा है। अब तक मैंने कुछ वैसी चीज़ नहीं है कि जो मुझे ज़ुबानी लिखा हो, तो ये सारा कुछ मैंने एक्ट से लिखा है, ठीक है। यानी कि 5 एक्ट तक मुझे ज़ुबानी आता है, दैट्स इट। उसके अलावा माइनर एक्ट से अगर मुझे कोई भी टॉपिक नहीं तो कोई इशू नहीं। यहाँ तक देखिए इतने सारे पेजेस सिर्फ एक एक्ट ने मेरे कवर कर लिए, यानी कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट जो था ना वो यहाँ तक मैंने उसका पोर्शन कवर किया। फिर मैंने क्या किया कि चैप्टर 2 अंडर पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, यानी कि जो चैप्टर 2 है ना पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का, उसके अंदर जो है एग्रीमेंट की सारी बातें लिखेंगे कि जो अपना टेनेंट है एंड लैंडलॉर्ड है उसके बीच एग्रीमेंट डिफाइन करिए, सवाल आया था, राइट। तो मैंने क्या किया कि चैप्टर 2 अंडर पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट की बड़ी सी हेडिंग दी। फिर मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 2 है इसी एक्ट का, वो एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं दोनों के बीच। फिर मैंने वो सारा ये जितना कुछ भी सारा देख के बेयर एक्ट से लिखा है, ये सारा कुछ मैंने बेयर एक्ट से लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये सारा बेयर एक्ट से लिखा हुआ है,
ये सारा बेयर एक्ट से लिखा है, ये भी बेयर एक्ट से लिखा है, ये सारा भी बेयर एक्ट से लिखा है, ठीक है। यहाँ तक आके ना मैंने बेयर एक्ट से लिखना रोक दिया। फिर मैंने क्या किया कि सेक्शन 6 को अपने अल्फाज में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया देख के ही। तो यहाँ पे मैंने इतने पोर्शन तक सेक्शन 6 को ज़ुबानी ही एक्सप्लेन किया, मतलब मेरे सामने सेक्शन था उसको मैंने रीड कर लिया और अपने अल्फाज में उसको समझ के लिख लिया कि सेक्शन 6 में ये बातें लिखी हैं, दैट्स इट। फिर मैंने क्या कि एंडिंग टेनेंसी एग्रीमेंट, ये जो पोर्शन है ये भी मैंने बेयर एक्ट से लिखा है, आपके सामने ही मैंने इसको सॉल्व किया था। फिर जो यहाँ तक बेयर एक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद ये जो अगली हेडिंग है ना, लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट राइट एंड ड्यूटीज़, और उसके अलावा कॉम्पोनेंट कॉमन लीगल प्रॉब्लम्स एंड रेंट केसेस, रीसेंट अपडेट, ये जितना कुछ भी ये भी एक्ट से लिखा था। यानी कि जो एक्ट है ना मेरा, उसकी एंडिंग पोर्शन है, उसके अंदर से ये बातें लिखी नहीं किया। तो सब में मैंने यही किया। अगर आप दूसरे क्वेश्चन पे आए तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास तो कोर्ट फ़ी एक्ट। तो कोर्ट फ़ी एक्ट भी मैंने इसी तरह किया कि ये सारा जो इंट्रोडक्शन है इसका, वो सारा का सारा जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है वो भी एक्ट से दिया है। फिर उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजन दे दी, चैप्टर 3A और सेक्शन 10 है जो है इसका रेलेवेंट प्रोविजन है। फिर उसके बाद पर्पस की सारा कुछ मैंने जितना कुछ भी दिया वो सारा कुछ एक्ट से दिया है, सही है। फिर आता है हमारे पास यहाँ से आ जाता है बेयर एक्ट का यूज़, यानी कि जितना कुछ पीछे है वो सारा एक्ट था। और फिर मैंने लिखा काइंड ऑफ रिलीव, यानी कि ये जो सवाल है ना हमारा, आप देखें गौर से कि हमारा कोर्ट फ़ी एक्ट में जो सवाल है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्ट फ़ी, ठीक है। दूसरा सवाल देखें, व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ कैन बी ग्रांटेड वेयर टू हाई कोर्ट फ़ी हैज़ बिन पेड। तो यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन है मैंने एग्जैक्ट ये 6 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो उसमें मैंने जो क्वेश्चन में बात लिखी है वो सेम मैंने उठा के यहाँ लिख दी है। वर्ड तो नहीं लिखा बट साइड पे लिखे ना काइंड ऑफ रिलीफ ये वगैरह, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सारा यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि ये सारा मैं ज़ुबानी नहीं लिखूँगी, देख के लिखूँगी, मुझे आता नहीं था ये क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, पीछे से सारा कुछ एक्ट एक्सप्लेन किया। एक्ट एक्सप्लेन करने के बाद जो सवाल पूछा गया उसको मैंने बड़ी सी हेडिंग में डाल के लिख दिया। देखें जब आप सवाल वाली चीज़ को बड़ी सी हेडिंग में देख के लिखते हो ना, उससे एग्जामिनर को दिख जाता है कि हाँ वाकई में इस बच्चे ने उस टॉपिक को अटैम्प्ट किया। लेकिन अगर आप हेडिंग बड़ी छोटी सी डालते हो तो एग्जामिनर को लगता है वो हो इसने तो सारा कुछ जो है एक्ट लिख दिया है, मेन आंसर तो डाला नहीं। इसलिए जो भी मेन चीज़ें होती हैं ना उनको आप मोटे मोटा या बड़ा बड़ा करके लिखा करो, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने सवाल पूछा है ना मैंने उसको बड़ी सी हेडिंग में देख के लिख दिया है। फिर मैंने बताया कि फिर मैंने यही चीज़ यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है वो एज इट इज़ दोबारा मैंने यहाँ लिखा था काइंड ऑफ रिलीफ वगैरह वगैरह, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है दोबारा यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने बताया कि जितना कुछ भी है ये चैप्टर 3A सेक्शन 19A में अवेलेबल है। अब ये भी मैंने पहले ढूंढा था बेयर एक्ट से, बाद में मुझे पता चला अच्छा ये चैप्टर 3A और सेक्शन 19A में मौजूद है। तो उस तरह से मैंने हेडिंग इसको यहाँ यूँ करके लिख दिया बोल्ड करके। फिर मैंने इसी चीज़ को दोबारा हेडिंग में लिख दिया और यहाँ से लेके देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जितना कुछ भी लिखा हुआ है सारा मैंने बेयर एक्ट से लिखा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मीनिंग ऑफ प्रिपेयर। अब ये जो चीज़ है ये वाला जो पोर्शन ये मैंने ज़ुबानी लिखे। अब आप देखें कि इसमें याद रखने वाली चीज़ें बहुत कम थी, सिर्फ एक्ट्स को मैंने लिखा, बेयर एक्ट से देख के लिखा, और बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे कि मीनिंग ऑफ प्रोपेड और मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन और इस तरह के अल्फाज, ये तो ये ज़ुबानी मैंने लिखी है। उसके अलावा यहाँ से आगे जितनी हेडिंग शुरू हो गई ये वाली ये सारी एक्ट्स वाली हेडिंग है, यानी कि एक्ट्स में जो कुछ था वो सारा मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। दूसरा करते करते ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी देखें सूट वैल्यूएशन एक्ट, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी सारा कुछ मैंने सूट वैल्यूएशन एक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके अलावा रेलेवेंट प्रोविजन की हेडिंग दी जो सेक्शन 8 है उसके बारे में रेलेवेंट प्रोविजन दी, क्योंकि जो सवाल था वो सेक्शन 8 के ऊपर ही था। पर्पस दे दिया इस एक्ट का। फिर मैंने इस एक्ट के स्कोप एंड एप्लीकेशन के बारे में बताया कि ये ऐप कहाँ यूज़ होता है। फिर मैंने इस एक्ट के अंदर मीनिंग दे दी, वैल्यूएशन ऑफ सूट की मीनिंग मैंने दे दी, डेफिनेशन बिटवीन। अब देखें कि जितना कुछ भी मैं लिख रही हूँ ये सारा कुछ मैं एक्ट से लिख रही हूँ, यानी कि ये जो मेरे 5 एक्ट्स हैं ना इन्हीं के अंदर से ही मैंने आंसर को अपने सॉल्व किया, यानी कि एज इट इज़ मैंने सॉल्व किया। आपको दिखा भी देती हूँ कि ये भी सूट वैल्यूएशन एक्ट चल रहा है ना, तो अब आप देखें सूट वैल्यूएशन एक्ट को कि इसमें इंट्रोडक्शन देखें सेम टू सेम है। इंट्रोडक्शन देखें आप, द सूट वैल्यूएशन एक्ट इज़ अ लॉ ऑफ, द सूट वैल्यूएशन एक्ट इज़ अ लॉ ऑफ, यानी कि सेम इंट्रोडक्शन इसका दिया है मैंने, ठीक है। रेलेवेंट प्रोविजन ऑब्वियसली आपको खुद देना है। फिर उसके अलावा जो पर्पज़ है वो भी सेम मैंने इस तरह से दे दिया। फिर उसके अलावा अगर मैं आगे करती जाऊँ तो यहाँ पे देखें ये सारा कुछ इस एक्ट में मौजूद है और ये सारा मैंने लिखा है, सही है। स्कोप है, फिर उसके बाद व्हाट इज़ वैल्यूएशन की जगह मैंने मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन एक्ट दे दिया। सारा कुछ जो यहाँ पे लिखा है वो सारा मैंने इस पे लिख दिया।
फिर इस तरह करते करते अगलों को भी मैंने इसी तरह सॉल्व किया। फिर मैंने इस पेज पे आके उस आंसर को सॉल्व किया जो उन्होंने एग्जाम पेपर में पूछा। एग्जाम पेपर में क्या आया हुआ था, एग्जाम पेपर में सवाल आया था डिफाइन द स्कोप ऑफ सेक्शन 8। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये कहाँ गया, ये देंगे सूट वैल्यूएशन एक्ट में लिखा है कि डिस्कस इन डिटेल द स्कोप ऑफ सेक्शन 8, राइट। ये है ना सवाल सेक्शन 8। तो मैंने इसी तरह क्या किया कि सेक्शन 8 की हेडिंग दी बड़ी सी करके, फिर मैंने बताया कि जो सेक्शन 8 है, ठीक है, डिस्कस करता है। अब यहाँ तक डिस्कस करता है ये आपने खुद लिखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कैसे लिखा कि मैंने सेक्शन 8 को ढूंढा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गई सूट वैल्यूएशन एक्ट को ढूंढा, पेज 163 पे है, मैं 163 पे गई हूँ, ये मैं आ गई हूँ 163 पेज पे, सही है। ये है हमारा 163 पेज, सही है। यहाँ से आप देखें चैप्टर अपना सेक्शन 8, सेक्शन 8 कहाँ पे, देखें ये है सेक्शन 8 हमारा, ये देखें ये सेक्शन 8 है, सिर्फ इतना सही है। अगले पेज पे सेक्शन 9 स्टार्ट हो जाता है, सही है। तो ये जो आपका आंसर है इतना सही है। अब इसको लंबा करने का क्या तरीका है, मैंने क्या किया कि मैंने सेक्शन 8 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट की हेडिंग दी। फिर मैंने कहा कि जो सेक्शन 8 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट है डिस्कस करता है, क्या डिस्कस करता है, यहाँ पे जो हेडिंग दी है ना सेक्शन 8 की, कोर्ट फी वैल्यूएशन जुरिसडिक्शन वैल्यू टू द सेम इन सर्टेन सूट्स, ये जो चीज़ है ना हेडिंग में, वही सेम उठा के मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ये डिस्कस करता है कोर्ट फी वैल्यू एंड जुरिसडिक्शनल वैल्यू टू बी द सेम एज सर्टेन सूट्स, यानी कि जो हेडिंग दी गई है उसी को मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पे। फिर मैं दूसरी हेडिंग दी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8। अब मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 करके यहाँ से लेके यहाँ तक जितना कुछ भी है वो ये वाले अल्फाज है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक देख के ही एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। फिर अगली हेडिंग देखिए स्कोप ऑफ सेक्शन 8, स्कोप के बारे में उन्होंने पूछा। तो स्कोप ऑफ सेक्शन 8 में मैंने क्या किया कि इसकी जो आखिरी लाइन है, द वैल्यू एज डिटर्मिनेबल फॉर द कंप्यूटेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आखिरी लाइन है उसको मैंने स्कोप में लिख दिया कि जो सेक्शन 8 है वो कहता है कि कोर्ट फी एक्ट और जो जुरिसडिक्शन है उनमें सेम ही वैल्यू होगी। इस तरह से जो बातें यहाँ लिखी थी लास्ट लाइन में सेम ही मैंने लिखी है। अब आता है कंडीशंस फॉर सेक्शन 8। जो सेक्शन 8 की क्या कंडीशन है, सेक्शन 8 ये कहता है कि जो कोर्ट फी एक्ट है उसका पैराग्राफ VI यानी कि 6, 7 और 8 वाला जो पैराग्राफ है कोर्ट फी एक्ट को, वो वाले पॉइंट्स आपने इस सूट वैल्यूएशन एक्ट में नहीं ऐड करें, यानी कि यहाँ पे लिखा है वेरिएंट सूट अदर दैन दोज का मतलब है कि ये जिन सेक्शंस का यहाँ जिक्र किया ये वाले सेक्शंस जो है मेंशन नहीं होने चाहिए सेक्शन 8 में। तो ये भी बात यहाँ पे कंडीशंस की देके हेडिंग लिखी है, द सूट मस्ट नॉट फॉल अंडर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन, देखिए 7 V सेम V डाल दिया, VI डाल दिया, इस तरह करके मैंने यहाँ पे लिख दी कंडीशन। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखें एट वनरलम के बारे में भी जिक्र है कि कोर्ट फी इन सच सूट्स मस्ट बी एड वनरलम, यानी कि जो इस तरह के जो केसेस होंगे जिनका जिक्र सेक्शन 7 में हुआ है सूट वैल्यूएशन एक्ट के अंदर, ये नहीं है बल्कि कोर्ट फी एक्ट की इन सेक्शन में जो जिक्र हुआ है वो केसेस जो है एड वलरम के अंदर उनको डील किया जाएगा। तो ये जो अल्फाज है मैंने यहाँ से उठाया। अगर ये वाला पोर्शन है कंडीशन वाला, अगर नहीं लिखना चाहते बेशक उसको ना लिखें। आंसर लंबे करने का तरीका सिखा रही हूँ कि अगर आपको सेक्शन इस तरह से पिद्दू सा आ जाए ना छोटा सा, तो आप उसमें इस तरह से रैंडम सी हेडिंग दे सकते हैं, सेक्शन 8 डाल दें, फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, फिर सेक्शन 8 का स्कोप डाल दें, फिर कंडीशंस डाल दें, जो भी आपको समझ आ रहा है ना उसको आपने बड़ा कर देना है, ठीक है। अगर लंबा नहीं करना है तो 2-3 कम से कम हेडिंग्स होनी चाहिए उस एक सेक्शन की, ठीक है। अगर मैं जस्ट ये लिखती ना तो ये आंसर मेरा इतना सही आ जाता इस जगह पे बस, तो लंबा ना हो पाता। तो एग्जामिनर कहता है इस बेचारी को आता ही कुछ नहीं है। तो एग्जामिनर को कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्या किया है कि इस तरह की हेडिंग ज़्यादा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि वाकई में इस बच्ची को जो है आता था तभी तो उसने हेडिंग ज़्यादा दी। तो इस तरह से आपने बेयर एक्ट से दे के ही खुद से हेडिंग्स दे देनी है। अगर नहीं भी आता आंसर कोई इशू नहीं है, आप बेयर एक्ट सामने रखें, थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसको खुद से हेडिंग दे के लिख लें, बस इतना सही था। बाकी देखेंगे जो अगली हेडिंग है ये सारा मैंने एक्ट से लिखा, यानी कि आपको मैं अपना एक्ट दिखाती हूँ। ये देखें इसकी जो एंडिंग है, इम्पोर्टेंस ऑफ द सूट इस तरह से मैंने सेम हेडिंग दी। फिर उसके बाद कॉमन लीगल प्रिंसिपल्स की हेडिंग्स दी। फिर उसके अलावा केस लॉ डाल दिया जो कि मेरे इस एक्ट में मौजूद था। फिर इस तरह करते करते मैंने इस टॉपिक को वाइंड अप किया। फिर उसके अलावा स्टैम्प बैग के साथ भी मैंने वही किया, सही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बड़े आराम से सिर्फ 5 एक्ट्स की मदद से और बेयर एक्ट की मदद से पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया है। और ये जो पेपर जो मैंने अभी सॉल्व किया है आपके सामने, इसके मार्क्स कम से कम आपको मिलेंगे 68 से 70 तक, क्योंकि मेरे अपने जो मार्क्स आए थे जब मैंने ये अटैम्प्ट किया था इसी मेथड से, तो मेरे आए थे कम से कम 68। यानी कि अगर मेरे जैसा इंसान जिसकी 3 एक्ट्स की तैयारी भी नहीं थी, सिर्फ 2 ही एक्ट्स में तैयार करके गई थी, यानी कि मेरे साथ पता क्या हुआ था कि मुझे ना
सिर्फ ये पहले 2 ही एक्ट्स आते थे, तीनों आते ही नहीं थे सिरे से, यकीन माने, क्योंकि मैंने जो तैयार किए हुए थे ना वो आए नहीं थे पेपर में, सही है। तो मुझे सिर्फ ये जो 3 थे ये नहीं आते थे, सिर्फ 2 ही आते थे। तो मैंने ये मेथड जो आपके सामने यूज़ किए, यही मेथड मैंने अपने पेपर्स में यूज़ किया कि मैं 5 हैक्स तैयार करके चली गई थी, ये 5, और मुझे बेयर एक्ट्स का यूज़ करना अच्छे से आता था। बस मैंने वो चीज़ अपने पेपर में अप्लाई की और मेरे आराम से 68 आ गए, या सॉरी हाँ 68 ही आते, 68 आ गए। तो आप लोगों के से ज़्यादा भी आ सकते हैं। आप लोगों ने ज़्यादा लाने का तरीका क्या है कि अगर आप सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, अपनी से हेडिंग देते हो, यानी कि सेक्शन देख के खुद से हेडिंग्स देते हो, तो आपके आराम से अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बस इतना ही था इस वीडियो में। और मैं तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे 2 दिन लग गए, यानी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो मैंने 1 दिन में बनाई है, बल्कि ये वीडियो मुझे बनाने में 2 दिन लग गए, क्योंकि इस पर ऑब्वियसली लेक्चर बनाना समझाना मेरे लिए मुश्किल था। तो लिखते लिखते मैं थक गई थी काफ़ी, तो मुझे रेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए था, तो इसलिए वीडियो बनाने में 2 दिन लग गए। एंड कोई भी सवाल आपको समझ ना आ रहा हो माइनर एक्ट से मुतल्लिक या किसी भी सब्जेक्ट से, आप पूछ सकते हैं। एंड ये आजमाया हुआ मेथड है, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर मैंने आजमाया ना होता ये सब, तो ज़ाहिर बात है डाउट होता। तो मैंने खुद ये चीज़ आजमाई कि 5 हैक्स तैयार कर लिए, बेयर एक्ट्स को यूज़ करना सीख लिया, तो अपने आप ही मैं आराम से इस पेपर को क्लियर कर गई बगैर तैयारी के। आप लोग भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।